नमस्कार, मैं दीपिका दे आप सभी का स्वागत करती हूँ यूएनएन डेली न्यूज़ पे। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दुर्गा पूजा आयोजन के लिए इस राज्य ने जारी किए दिशा निर्देश, जानिए क्या है नियम। मेघालय सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दुर्गा पूजा के दौरान एक इलाके से दूसरे इलाके के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाएगी। दुर्गा पूजा पंडाल में भीड़ नहीं होनी चाहिए। गृह विभाग में प्रधान सचिव एमएस राव द्वारा हस्ताक्षरित एक जारी अधिसूचना की ओर से दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में आमतौर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में नियमों को लागू करना और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया कि पूजा समितियों द्वारा भक्तों को दी जाने वाली अपील ताकि सदस्य अपने अपने इलाके क्षेत्रों में रहें। मेघालय सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में कहा गया है कि पूजा समितियों द्वारा गहन जागरूकता दी जानी चाहिए ताकि लोग एक या दो से अधिक पंडालों का दौरा न करें। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, कॉमोर्बिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। इसमें यह भी कहा गया कि पंडालों के निकट कोई स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। 4 दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक होगा। इनमें यह भी कहा गया कि पूजा पंडालों में आयोजक और पुजारियों समेत एक बार में 30 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। पंडालों में मास्क पहने बिना या चेहरा ढके बगैर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इसमें आयोजकों से हाथ धोने और पंडाल में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है। दिशा निर्देशों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। पूजा समितियों ने हिंदू पंचांग अनुसूची के अनुसार पूजा के केवल अनुष्ठान करने का फैसला किया है। एसओपी ने कहा, सभी मूर्तियों को एक फ्रेम में होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और पंडालों को चारों तरफ से हवादार और खुला होना चाहिए। भक्तों को मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोजकों द्वारा पूजा और अंजलि की पेशकश को विनियमित किया जाएगा। नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण करने पर भी प्रतिबंध होगा। केवल पैक किया हुआ सूखा प्रसाद भक्तों और आगंतुकों के बीच वितरित किया जा सकता है। मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी भी पैदल जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसओपी ने कहा, विसर्जन के दौरान दर्शकों की भीड़ को अनुमति नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण पर मेघालय विधानसभा समिति ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कोविड-19 परीक्षण और उपचार की लागत को कम करने का आग्रह किया। यह सूचित किया जा सकता है कि 16 अक्टूबर से ₹3200 RT-PCR और ट्रूनाट परीक्षणों के लिए शुल्क लिया जाएगा, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए ₹500 लिए जाएंगे। समिति ने शुक्रवार को मेघालय स्वास्थ्य बीमा योजना के निदेशक डॉक्टर अमन वार को राज्य में MHIS कार्ड कवरेज पर चर्चा करने के लिए बुलाया। Of testing, because in his evaluation and in his brief study of cost of COVID testing across the country, the rates stated by the government of Meghalaya are exceptionally on a higher side. 3,200, 3,300, 3,500 are all very high costs. Because if one family has a member of 14 people who all have to undergo testing for COVID because of one exposure in that family, you just multiply 14 into 3,300 and you see the kind of money that is required for that family to take out to ensure that this testing is done. We have also brought to the attention of the CEO of MHIS that the rates at which COVID treatment is permissible as per the scheme and the rates charged to individual patients in private hospitals particularly, there is a marked difference. Sometimes private patients going to a private hospital have to cover up to 60 to 70% of the cost. बिना अलग ध्वज और संविधान के नहीं हो सकता शांति समझौता, नागालैंड के सशस्त्र विद्रोही समूह का कड़ा रुख।
नागालैंड में एक बार फिर अड़चने आई हैं। बातचीत में शामिल नागालैंड के अग्रणी सशस्त्र विद्रोही समूह NSCNIM अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अड़ गया है। विद्रोही समूह ने शुक्रवार 18 सितंबर को कहा कि एक अलग ध्वज और संविधान के बिना केंद्र सरकार के साथ सम्मानजनक शांति समझौता नहीं हो सकता। NSCNIM की एक संयुक्त परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें नागा लोगों के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों और भारत नागा राजनीतिक वार्ता कैसे मुकाम पर पहुंचे, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक नागालैंड में दीमापुर के पास हेब्रोन में केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई थी। NSCNIM का कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया है जब शांति वार्ता पर गतिरोध की मार पड़ी है, क्योंकि समूह और वार्ताकार नागालैंड के गवर्नर RN रवि के बीच गहरे मतभेद हैं। NSCNIM ने एक प्रेस रिलीज जारी कहा है। NSCNIM के रुख को दोहराने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव अपनाया है कि नागा राष्ट्रीय ध्वज और येहसबाव संविधान को नागा सौदे को सम्मानजनक और स्वीकार्य बनाने के लिए भारत नागा राजनीतिक समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। रिलीज में यह भी कहा गया है कि केंद्र और NSCNIM को 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर ही अंतिम समझौते की तलाश करनी चाहिए। यह प्रकरण ऐसे समय में आया है जब नागालैंड गवर्नर और मुख्य वार्ताकार के बिना गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए महासचिव थुइलिगेंग मोइवा सहित NSCNIM के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में डेरा डाले हुए है। फ्लिपकार्ट ने नागालैंड को बताया इंडिया से बाहर, बाद में मांगी माफी। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट विवादों में आ गया है। कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल की ओर से नागालैंड के एक कस्टमर की जरूरतों पर कहा गया कि हम इंडिया से बाहर डिलीवरी नहीं करते हैं। दीमापुर टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कस्टमर नागालैंड का रहने वाला है और उसने फ्लिपकार्ट से फेसबुक पर पूछा था कि आप नागालैंड में डिलीवरी क्यों नहीं करते हैं, आपको सभी राज्यों के साथ एक तरह से पेश आना चाहिए। जिसके जवाब में फ्लिपकार्ट की ओर से कहा गया कि हम भारत के बाहर डिलीवरी नहीं करते हैं। हालांकि जैसे ही फ्लिपकार्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत ही यूजर्स से माफी मांग ली। फ्लिपकार्ट ने अपने अगले कमेंट में कहा कि लापरवाही की वजह से ये गलती हुई है और कंपनी इसके लिए माफी मांगती है। हम नागालैंड सहित पूरे देश में अपनी सेवा देने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ जुड़ने और वर्तमान में उपलब्ध विकल्प प्रदान करने में प्रसन्न हैं। फ्लिपकार्ट ने तो यूजर्स से माफी मांग ली, लेकिन यूजर्स ने उसके कमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसके बाद से कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई है। कई सारे यूजर्स कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम नागालैंड सहित पूरे देश में अपनी सेवा देने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ जुड़ने और वर्तमान में उपलब्ध विकल्प प्रदान करने में प्रसन्न हैं। फ्लिपकार्ट ने तो यूजर्स से माफी मांग ली, लेकिन यूजर्स ने उसके कमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसके बाद से कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई है। कई सारे यूजर्स कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारतीय सेना की ताकत और लड़ाकू विमानों की जानकारी के लिए नई चालें चल रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में बैठे उसके एजेंट भारतीय सेना और लड़ाकू विमानों से जुड़े जवानों को लड़की बनकर फंसा रहे हैं। वो जवानों से प्यारी प्यारी बातें करके गोपनीय सूचनाएं हासिल कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मामला शुक्रवार को महाराष्ट्र में सामने आया है। महाराष्ट्र ATS ने ISI को भारतीय लड़ाकू विमान संबंधी जानकारी मुहैया कराने के मामले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि HAL में सहायक पर्यवेक्षक के तौर पर काम करने वाले 41 साल के दीपक शिरसित को एक पाकिस्तानी नागरिक ने सोशल मीडिया पर एक महिला बनकर मोहपाश में फंसाया। पुलिस के एक बयान में कहा गया कि राज्य आतंकवाद रोधी दस्ते ATS की नासिक इकाई को व्यक्ति के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी जो ISI के लगातार संपर्क में था। बयान में कहा गया कि व्यक्ति भारतीय लड़ाकू विमान के बारे में गोपनीय सूचना और उसकी संवेदनशील जानकारी के अलावा नासिक के पास ओझर स्थित HAL विमान विनिर्माण इकाई एयरबेस और विनिर्माण इकाई में प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी जानकारी मुहैया करा रहा था। आपको जिस खाते में किसान सम्मान योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं, उस खाते को आधार से लिंक कराने के लिए आपको बैंक जाना होगा। एक फोटोकॉपी साथ रखनी होगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर आपका हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। हालांकि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मार्च 2019 में PM मोदी ने शुरू की थी योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में की थी। इस योजना के तहत साल में 3 बार 2000 रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे जा रहे हैं। इस तरह सालाना किसानों को सरकार 6000 रुपए दे रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए अब आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पहले भी आधार जरूरी था, लेकिन सरकार ने कुछ छूट दे रखी थी। हालांकि अब ऐसा कोई छूट नहीं मिलेगी और जिनका आधार बैंक खाते से जुड़ा होगा उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अप्रैल में केंद्र सरकार में असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसानों के लिए इस छूट की सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी थी। हालांकि बाकी पूरे देश के लिए ये सीमा दिसंबर 2019 तक ही थी। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध जारी है। इसी बीच रूस रशिया को इस बात की खबर लग चुकी है कि सीरिया से भेजे गए आतंकवादी नागोर्नो काराबाख के रास्ते रूस में एंट्री ले सकते हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामिक आतंकवादियों को सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है। तुर्की पर आरोप है कि उसने अपने पैसों के दम पर सीरिया के आतंकवादियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजा है। आर्मेनिया के मित्र देश रूस की इंटेलिजेंस को इस्लामिक आतंकवाद की इस इंटरनेशनल साजिश की पूरी जानकारी है। रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख सर्गेई नार्यस्किन का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में जो भाड़े के सैनिक आ रहे हैं वे मिडिल ईस्ट के आतंकवादी हैं। रूस पहले से ही हजारों आतंकवादियों से जूझ रहा है। अब काराबाख युद्ध में पैसा कमाने की उम्मीद करते हुए कई और आतंकवादी भी कूद पड़े हैं। रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ने इसके साथ ही ये अंदेशा भी जताया कि दक्षिण काकेशस क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के लिए एक नया लॉन्च पैड बन सकता है, जहां से ये आतंकवादी आसानी से रूस में प्रवेश कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस साजिश पर गहरी चिंता जताई। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखने के बाद आतंकियों की नींद उड़ाने वाली घोषणा की। उन्होंने खुलकर आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शत्रुता आज भी जारी है, लेकिन ये युद्ध आर्मेनिया के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक रूस और आर्मेनिया के सैन्य समझौतों की बात है तो रूस ने अपना दायित्व हमेशा पूरा किया है और आगे भी करेगा। उनके इस बयान को अजरबैजान, तुर्की समेत दुनिया के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस कभी भी अपने पड़ोस में इस्लामिक आतंकवादियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देगा। ऐसे में वो हर हाल में आर्मेनिया का साथ देगा। इस्लामिक आतंकवाद की साजिश पर वो तुर्की से बदला भी ले सकता है। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस्लामिक आतंकवाद का जहर घोलने वाले देश तुर्की से रूस बहुत नाराज है। रूस के साथ ही अब ईरान ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया से लगती है। ऐसी खबरें हैं कि लड़ाई के दौरान कुछ गोले और रॉकेट ईरान की सीमा में उसके गांवों में भी गिरे हैं। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बयान जारी किया है। ईरान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमारे शहरों और गांवों की सुरक्षा है। यदि ईरान की मिट्टी पर गलती से भी मिसाइल या गोले गिरे तो ये उन्हें मंजूर नहीं होगा और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने सीमा पर अपनी सेनाओं को भी अलर्ट कर दिया है। असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जेल के भीतर डिटेंशन सेंटर बनाने पर असम सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जेल के बाहर डिटेंशन सेंटर्स बनाने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके लिए असम सरकार को 10 दिनों का वक्त दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में फिलहाल 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जहां अवैध विदेशियों को रखा जाता है। ये सभी सेंटर्स जेल परिसर के अंदर बनाए गए हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने जेल परिसर के एक हिस्से को डिटेंशन सेंटर घोषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साल 2018 के निर्देश के अनुपालन के राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि यहां तक कि निरोध केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि डिटेंशन सेंटर जेल परिसर के बाहर स्थापित किए जाएंगे। उपयुक्त आवास नहीं तो निजी भवनों को किराए पर ले सरकार। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगर उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं है तो डिटेंशन सेंटर्स के लिए राज्य सरकार निजी भवनों को किराए पर ले सकती है। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि गुवाहाटी से 150 किलोमीटर दूर मटिया गोलपारा जिले में अवैध विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा है। बता दें कि असम में विदेशियों के लिए बने डिटेंशन सेंटर्स को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक टीम की ओर से दायर की गई है। जाने माने वकील निलय दत्ता ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में बहस की।
उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीब वारदात सामने आई है। यहाँ बबेरू कस्बे में शुक्रवार सुबह अवैध संबंध को लेकर एक शख्स का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया। इसके बाद पति कटासिर लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार कटासिर लेकर पति बाजार से होते हुए थाने तक पहुंचा। इस दौरान रास्ते में उसे इस हालत में देखकर लोग दंग रह गए। लोग अपने घरों के बाहर जमा हो गए। कई लोग दहशत में आ गए। किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। बबेरू कस्बे के नेता नगर मोहल्ले में अवैध संबंधों को लेकर चिन्ह यादव 38 और उसकी पत्नी विमला 35 के बीच झगड़ा हुआ। गुस्साए चिन्ह ने धारदार हथियार से पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह कटा सिर लेकर कोतवाली थाने पहुंचा। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के लिए प्रयोग किए गए हथियार के साथ पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी पति चिन्ह यादव ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी और व्यक्ति से थे, इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि वह थाने आया तो उसके एक हाथ में कटासिर था और दूसरे में धारदार हथियार था, जिससे उसने पत्नी का सिर काटा था। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद।